नमस्कार दोस्तों, मैं जोनी कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, सभी को पता है कि चुनाव का माहौल जारी है। सभी अपने अपने दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ठाकुर विक्रम सिंह। तो इनसे ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आखिर आपका स्वागत है। और आप मेरे पास आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं भिवानी के अंदर इतनी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो लोग हैं सड़कों पर उतर आते हैं, कहीं कहीं जाम लगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जाम तो जनता को लगाना ही चाहिए जब कोई सुनवाई नहीं होती है। जाम लगाने से और चीज़ें ठीक भी होती हैं। तो लोकतांत्रिक तरीका है और लोकतांत्रिक उसमें कोई ज़्यादा आगे ना बढ़े तो जाम लगाना कोई बुरी बात नहीं है। और अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन रोष के बावजूद भी, क्योंकि कांग्रेस पहले 10 साल रही, कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया सब कुछ आपके सामने है। बल्कि जो चाहे सीवरेज का सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, उस समय कांग्रेस ने ही खराब किया। कांग्रेस के हम हमेशा कहते रहते थे कि हमें एक ऐसा पैकेज दिया जाए भिवानी को, हमें गली सड़क बाद में बना के दें। सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है, पीने के पानी की है और साथ में सीवरेज सिस्टम की है। क्योंकि पहले भिवानी के अंदर पानी कम था, 100 फीट नीचे पानी था और अब 7-8 फीट पे पानी आ गया है। पार्टी से प्रार्थना भी करते हैं कि 10 साल हमने कार्य किया है, एक मौका हमें भी देकर देखें, हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैं पिताजी थे हमारे ठाकुर वीर सिंह जी, मंत्री रहे, कई मंत्रालय उनके पास रहे समय समय पर, और आखिर में वह फाइनेंस और एक्साइज टैक्सेशन मंत्री भी थे, पर्यटन के मंत्री भी थे, हाउसिंग के भी थे, बाद में डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बने, रेवेन्यू मिनिस्टर भी बने। और हम भी चाहते हैं कि एक बार मौका मिले तो हम कम से कम ये तो दिखाएं कि एक विधायक को कैसा होना चाहिए। ईमानदारी पर तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और आगे भी अगर पार्टी मौका देती है, कमल का फूल हमारे हाथ में थमाती है, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरे शहर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो अब तक नहीं हो पाया वो शहरवासियों को करके दिखाएंगे, और इसलिए चाहते हैं कि हमें भी एक मौका पार्टी अब की बार देगी। और पार्टी देगी तो हम भिवानी से, क्योंकि अभी आपने हवा की बात पूछी थी, भिवानी की हवा बहुत अच्छी है। हम भिवानी के कदमी बाशिंदे हैं। हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर नीम सिंह जी, उन्होंने भिवानी को बसाया था 1476 सन में। तो जब से ही हम भिवानी वासी हैं, भिवानी के रहने वाले हैं, शहर का वासी हूँ, तो हमें एक मौका मिलना चाहिए जैसे अपने शहर को हम आगे बढ़ाएं। और मुझे आशा है अब की बार कि पार्टी मुझे ये मौका देगी। बात करें 10 साल हो गए पार्टी को आपके आए हुए भिवानी के अंदर, अब इतना काम नहीं हो पाया। आपने भी बताया कि इतना काम नहीं हो पाया, तो फिर क्या मानते हैं कहाँ कमी रही है? कम हुआ है, लेकिन इतना अमूलचूल ख़राब था कि वो जो एक पूरा सिस्टम अगर हम उस टाइम उखाड़ के फेंकते तो कैसे ठीक होता। अब सिस्टम बनाया जाएगा, पहले साथ के साथ छोटी लाइनें, और वो पानी पीने के लोगों की समस्याएं बढ़े ना, वरना तो सारा तोड़ फोड़ एक बार में हो जाएगा तो कैसे होगा। अब बात हुई है सीएम साहब से, और सीएम साहब ने भी कहा है। कांग्रेस की एक दीपेंद्र जी की यात्रा चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब। तो जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो हिसाब देने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? देखो, बात ये है कि उनका सवाल ही गलत है। उन्होंने सोचा कि क्या करें, और तो कुछ करने के लिए था नहीं। 10 साल में अपोजिशन में रहे, दीपेंद्र जी भी अपोजिशन में रहे और हुड्डा साहब भी अपोजिशन में रहे। अपोजिशन में रहते हुए उन्हें अपोजिशन का क्या कर्तव्य निभाया? उन्होंने कौन सी अपोजिशन में रहकर हरियाणा के अंदर राजनीति में आवाज़ उठाई? कौन सा उन्होंने आंदोलन चलाया? मुझे आप एक बता दें। वो घर एकदम से चिल्लाना शुरू किया है और वो हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो उनको पिछले 10 साल का उनको देना चाहिए कि किस प्रकार से आप रोहतक से निकल जाओ, दिल्ली तक की ज़मीनें कहाँ चली गई, कैसे गायब हुई, कौन उनके मालिक थे, बाद में कौन मालिक बन गए। अब सारे रोहतक के अंदर से आप निकलो, बाईपास बना है नया, जो बाईपास बना है बालू रेत के टीले के ऊपर से समरिया जेल के आसपास से सारा का सारा, वो ज़मीनों के मालिक कौन थे वो जब राज में आए थे, और बाद में 10 साल के अंदर उन ज़मीनों के मालिक कौन हो गए। और रोहतक से निकलते ही और गुड़गांव तक 5 लाख रुपए के अंदर वो ज़मीनें बिकवाई गई, और उनके मालिक आम किसान थे, किसानों को धरती रहती तो आज माला माल होते। रिलायंस को दे दिया था। उस समय उन्होंने उस समय का हिसाब दे मुझे रहा था कि उस टाइम कौन मालिक थे, और 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर रिलायंस कैसे मालिक बन गई, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर है। वो जरा एक ही बात का हिसाब बता दें तो हम बीजेपी वाले तो सारा हिसाब 24 घंटे हमारी टिप्स पे है, हम हिसाब बताने की बात ही नहीं है। हमारा तो सारा का सारा हिसाब आपके सामने है, पर्दे के ऊपर सामने दिखाई दे रहा है। जो काम किया है आपके सामने है, जो आपके छोटी छोटी योजनाएं आप मानोगे, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ ज़रा सा, कि आप बता पाएँ तो। आप के किसी स्टेशन पे भी हम जाते थे,
भारत के अंदर किसी स्टेशन में जाते थे तो वहाँ बदबू मारते थे, बदबू लगती थी। आज वो बदबू कहाँ चली गई, कैसे ख़त्म हुई? मोदी जी जब से आए हैं, पूरे देश के अंदर जितने भी अपनी ट्रेन हैं सबको उन्होंने ODF बना दिया है, कोई मल बाहर नहीं गिरता है। और सारे स्टेशन अब जाकर देखो कैसे चमकते हैं, और कितने स्टेशन नए बन चुके हैं। किसानों के लिए इतना काम किया है इस सरकार ने, हमारी सरकार ने, जो कहते हैं हिसाब दो, तो किसानों के खाते में चाहे हर 4 महीने के बाद तीन दिन की में 6,000 रुपया उनका खाते में आ रहा है, जो एक छोटे किसान के लिए बहुत ही काम का होता है। क्योंकि तीनों कुछ ऐसे समय पे है जब बीज दिया जाता है, खाद की ज़रूरत होती है, तो उस पैसे से किसान बीज भी लेके आता है, खाद भी लेके आता है, और वह बहुत अच्छी स्कीमें हैं। इसी प्रकार की छोटी छोटी दूसरी योजनाएं, बड़ी योजनाएं भी आप देख लो कि किस प्रकार की ट्रेन पहले थी और आज किस प्रकार की ट्रेन आज चली हुई हैं। आप बैठ के देखो तो हवाई जहाज जैसे उनके अंदर सीटें हैं, बहुत अच्छी स्पीड भी बढ़ गई, डेढ़ स्पीड भी हो गई है। बुलेट ट्रेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद देखोगे तो उसके भी कई स्टेशन चालू होने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुत से काम किए गए हैं जिनका हिसाब अगर देने के लिए लग जाओगे तो आपसे काम किए गए हैं जिनका हिसाब अगर देने के लिए लग जाओगे तो आपको भी दोबारा आना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे का टाइम लेके आना पड़ेगा। और मैं बगैर कागज़ को देखे हुए सारे आपको हिसाब भी दे दूंगा। मेरे से कोई बात पूछना चाहते हैं हिसाब के बारे में तो कांग्रेस ही कभी पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए तैयार हूँ। चाहे यहाँ पर कोई भी कांग्रेस नेता है डिबेट करना चाहें तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। तो बात करें विकास की, आप बोल रहे हैं बार साफ़ सफाई की व्यवस्था भिवानी के अंदर है, लेकिन आप जाकर देखेंगे तो चारों तरफ भिवानी की गंदगी फैली हुई है, लोग परेशान हैं। जो कूड़ा उठाने वाले उनके पास कॉल करते तो उसमें पर पहुंच नहीं पाते, तो ऐसे में क्या करना चाहेंगे? देखो, कुछ तो मैंने बताया ना कि सीवरेज का सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, वो आमूलचूल परिवर्तन होगा। और आमूलचूल परिवर्तन एक समय में नहीं, कुछ योजना बना के हम करेंगे। वो योजना बन चुकी है और वो बस धरातल पे आने वाली है। लेकिन सत्ता में आए तो बीजेपी को 10 साल हो गए, वो काम ये काम बढ़ रहा था। सारे हरियाणा के अंदर, सारे देश के अंदर बहुत काम हुए हैं, भिवानी के अंदर भी बहुत काम हुए हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का 3 महीने पहले एक शगुफा छोड़ दिया था कि ये बनेंगे, लेकिन बनाने का समय उनके पास 10 साल का था। 10 साल में क्यों नहीं बनाया उन्होंने? आखिरी 3 महीने बना के। और बीजेपी जब से आई है, क्योंकि बीजेपी ने दोनों के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी बन के लगभग चालू हो चुका है, किसी समय भी उसका उद्घाटन हो जाएगा। और उसी तरह से आपका यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो चुकी है, सेशन चले हुए हैं, कितने बच्चे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये सारा काम बीजेपी ने किया। राम जी हमारे बहुत ही पुराने और बहुत सीनियर हमारे क्रांतिकारी नेता रहे हैं, और उनके नाम पे पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। वो मेरी पहल पे रखा गया है। इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने ये मुद्दा उठाया था और नाम बदलकर आज पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विधायक के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैं भिवानी में विधायक पद के लिए। तो आप अपने आप को किस प्रकार से साबित करना चाहिए जो विधायक की जो टिकट है वो आपको मिले? देखो, बात ये है, अभी आपने शुरुआत की थी कि भिवानी में हवा किसकी है, तो आपको एक बात समझते होंगे कि जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ बिकती है और उसको लेने वाले बहुत होते हैं। और अब हमारी पार्टी की छवि इतनी अच्छी है, हमारी पार्टी इतनी पॉपुलर है भिवानी के अंदर, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर, पूरी के अंदर हर जगह पे आप देखो किस प्रकार से धर्मवीर जी जीत कर आए हैं, और भिवानी के अंदर भी बहुत अच्छा जीता है। तो ये स्पर्धा तो देखो हमारी आपसी है, हम पार्टी में सब एक हैं, सभी पार्टी के लिए लगे हुए हैं, सभी चाहते हैं कि कमल का फूल भिवानी के अंदर खिले और तीसरी बार कमल का फूल खिले और हमारी तीसरी बार सरकार बने। हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और ये देखो बहुत अच्छी बात अब की बार की गई है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने नायब सैनी को तीसरी बार के लिए भी मुख्यमंत्री अभी से बता दिया है कि तीसरी बार भी आगे जी चुनाव के बाद भी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। और जिसको भी कमल का फूल पार्टी थामेगी सभी उसी के साथ हैं। सभी आज भी हम कमल के फूल का प्रचार कर रहे हैं, कमल के फूल को ही हम मानते हैं कि वो हमारा कैंडिडेट है। जिले के और भिवानी के आसपास के और पूरी लोकसभा के देखें तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला था, और सी में भी और डी में भी। और एक गांव में 50 दुलड़ी गांव, दुलड़ी गांव के अकेले के 70 लड़के लगे थे। और उसमें मैं एक बात बता दूं, बहुत ही ख़ास बात थी कि ना खर्ची ना पर्ची। और जो अपने लोगों ने मेहनत की, लड़कों ने मेहनत की, उससे पहले 10-15 साल का जो समय बीता उसमें लड़कों ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, पढ़ाई करते नहीं थे।
हर संप्रदाय को और हर वर्ग को इसके अंदर उनको हिस्सेदारी मिली है, उनको रोजगार मिला है, उनको नौकरी मिली है। बात करें एग्ज़ाम की तो बीजेपी सरकार में इतना एग्ज़ाम मिसकैरेज है, यानी कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार में तो इतने पेपर लीक नहीं हुए थे जितने कि बीजेपी सरकार में जितने पेपर लीक हुए, तो क्या देखो, मैं तो ये बात कहता हूँ कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये परंपरा आप अगर थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे तो कांग्रेस के समय से भी ये परंपरा चालू हुई थी। हरियाणा सबसे आगे था उस समय भी। कितने 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 पेपर लीक हुए थे। तो करने वाले अब भी वही लोग हैं जो उस समय थे, और उनको देखा भी जा रहा है, पकड़े भी गए हैं, उनके ऊपर केस भी बने हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक ना हो। आगे पेपर लीक नहीं होंगे। पूरी सरकार मुस्तैद है, पूरी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाएं हम कि जिससे पेपर लीक भी ना हो और बच्चों का भविष्य आगे बढ़ता रहे। महंगाई की बात करें तो सरकार ने आने से पहले का दावे किए थे कि महंगाई को बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी, लेकिन आज वही खाने पीने की वस्तुओं की बात करें तो उन पर सभी पर टैक्स लगाया हुआ है। तो क्या जो गरीब आदमी है वो उन वस्तुओं को खरीद पाएगा इतनी ज़्यादा कीमतों पर? देखो, बात यह है कि महंगाई समय के अनुसार होती है। 2 युद्ध हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और बड़े युद्ध हैं, लगातार चले हुए हैं। उसका असर कहीं ना कहीं हर जगह पर। बीजेपी पूरी तरह से महंगाई को रोकने में कामयाब भी रही। महंगाई और ज़्यादा ना बढ़े उसकी कोशिश में रहते हैं। अभी कभी निर्यात करना पड़ता है, किसानों का भी भाव एकदम से ना गिर जाए कि वो आगे बिके ना। आज MSP की बात करें, कृषि के किसानों की बात करें, तो हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है कि जो 14 जिन्स हैं उनको MSP पे ख़रीदती है, और कहीं भी नहीं है सारे देश के अंदर। ऐसा होना चाहिए, ये चल रहा है। लेकिन हरियाणा की हम बात करते हैं क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा का पता है। तो बाजरा आपको देखा होगा 600-700 रुपये की कोई पूछता नहीं था। मुर्गी दाने वाले ख़रीदते थे, ये ख़रीदते थे, वो ख़रीदते थे। आज गेहूँ के मुकाबले में गेहूँ से कुछ ना कुछ फालतू बल के रेट हो सकता है बाजरे का, और उसकी खपत भी है, वो ख़रीदा भी जाता है और उसको इस्तेमाल भी किया जाता है। रेवाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट है जो इसका पल्प निकाल कर विदेशों में भेजा है। अनाज भी अच्छा दिया जा रहा है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। मिड डे मील को भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी पार्टी बहुत कुछ कर रही है, और बीजेपी पार्टी का हिसाब तो चौड़े में लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, कोई भी देख ले। उसको बताने की पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत भी पड़े भी तो चाहे दीपेंद्र जी या कोई भी नेता भिवानी में आए और डिबेट करना चाहें तो उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हिसाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो भी 10 साल का हिसाब अपना लेके आएँ, बताएं कि ज़मीनों के मालिक कौन थे और ज़मीनों के मालिक कौन बन कर कैसे बन गए वो। ये बताते हैं बंगाल को छोड़ दें तो कि पूरे देश में रीपोल बहुत ही मामूली हुए। हरियाणा में कोई रीपोल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी स्टेट में कोई रीपोल नहीं हुआ, ऐसी दूसरी स्टेटों में रीपोल नहीं हुए। तो बड़ी शांति से अच्छे ढंग से चुनाव भी हुए। उसी सद्भाव के साथ आगे भी चुनाव हों, आगे से फिर बीजेपी को जनता बनाए, कमल के फूल को फिर वो वोट डालें। और कमल के फूल के मैं चाहता हूँ कि कम से कम 65 विधायक जीत के मुझे लगता है कि आएंगे, क्योंकि ज़रा सा फर्क पड़ जाता है। स्टेट के अंदर जितने अच्छे काम खट्टर जी ने और हमारे सैनी जी अब रात दिन लगे हुए हैं, रोज़ाना नई नई योजनाएं आ रही हैं, लोग बुरी बुरी प्रशंसा उनकी करते हैं, उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं। बहुत ही मृदभाषी हैं, हर समय उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। जनता उसको उनको देख के गदगद है। उनकी योजनाओं को देखकर जनता अभी से नारे मारने लगी है कि हम तो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और वही हमें आशा है कि अच्छे प्रकार से चुनाव हो और अच्छे दोबारा कमल के फूल को चुनकर भेजें जनता। हमारी जनता से यही अपील है। जी धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ थे ठाकुर विक्रम जी। इन्होंने बताया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो फिर से उसी प्रकार से अब काम कर रही है, उससे दुगनी तेज़ी से काम करेगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।